इसका नाम गद्दी लोलुप सेना होना चाहिए, इसका नाम शिवसेना नहीं होना चाहिए। शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के टाइम पर थी। अरे इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए तुम औरतों का अपमान कर रहे हो। ये औरतें कौन हैं? ये वही मातोश्री है, मातोश्री है। मातोश्री नाम जो तुमने रख रखा है वही औरतों का नाम है। मातोश्री कहीं बाहर से नहीं बढ़ के आया। यही रानावत है, यही महाराष्ट्र की लड़कियां हैं, यही अहिल्याबाई हैं, यही लोग रानावत हैं। क्या भारत की हर स्त्री को अपने को वीरांगना के रूप में स्थापित करने का अधिकार नहीं है? क्या तुम चाहते हो केवल वो अधिकार तुम्हारे तक रहे? अरे भाई निकम्मो, तुम तो सावधान हो जाओ। तुमने तो साधुओं की भी हत्या होने के बाद उसकी इंक्वायरी नहीं ठीक से होने दी है। तुम ये गद्दी पर क्यों बैठे हो? गद्दी में बैठने का अर्थ है कि तुम न्याय दो, व्यवस्था दो, लोगों को सबको सुखी रखो। ऐसे अच्छा है। लेकिन तुम तो न हिंदू के हुए न मुसलमान के हुए, किसी के न हुए। एक वीरांगना का विरोध करना और एक ऐसी औरत का जो दूसरे को ड्रग देती रही, दूसरों के लिए ड्रग मंगाती रही। बम्बई में अव्यवस्था है, disorderly, they are behaving, they are making society without order, and when society is without order, then they say that I am supervising it. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र के संबंध में बात करते हैं। बाबा जी के पास आए हैं। ये बाबा जी वो हैं जो पिछले कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी तक जो है वो कांग्रेस के साथ देते थे। उद्धव ठाकरे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको लेते हैं? बाला साहब ठाकरे तक महाराष्ट्र की राजनीति शिवाजी की राजनीति थी, और उनके बाद में उस राजनीति में अंतर आ गया और वो महाराष्ट्र की राजनीति सिमट करके बम्बई की राजनीति बन गई है। बम्बई की राजनीति बन जाने से जो इसमें पूरा भारत का एक रुख था वो नहीं है। पूरे भारत की जो एक रूपरेखा थी, पूरे भारत को कैसे यहाँ के बहुजन समाज को कैसे एकजुट करना और कैसे उसको आगे ले जाना, इसके बजाय अब उनकी यही है कि हम अपने क्षेत्र में गद्दी पर अपने बैठे रहें। चाहे हमारे देश क्षेत्र में साधुओं का मर्डर होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे औरतों के अपमान होते रहें, लेकिन उन अपमानों के बाद भी हम अपनी गद्दी पर बैठे नहीं रहे, इससे हिले नहीं। और जो इसके खिलाफ बोल दे उसके खिलाफ हम डंडा लेकर के पीछे पड़ जाए, ये इनका दिमाग बन गया है। वास्तव में ये अच्छा नहीं है। ये जो हमने एक जगह लिखा था, मेरी माँ नाम से एक मेरी पुस्तक थी, पांडुलिपि है, और उसमें हमने लिखा है कि शोक इन अबला पर होते अत्याचारों पर भी, तू इतना शांत कृपित तू इन पापी ठेकेदारों पर भी। सुन भारत के भूतल को रे, अब तेरी कोई चाह नहीं है। यदि नेक नारी दलता दल की, तुझे कोई परवाह नहीं है। धनपति दलपति और राज्यपति, यदि यहाँ सारे हैं ये लक्ष्मीपति, तो मुझे मांगने पास न तेरे आना है। होनी है अब क्रांति यहाँ और इनका नाम मिटाना है। यही मन में आता है। यदि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम तो साधु हैं, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं, लेकिन मन का जो विचार है वो ऐसा बनता है कि इस देश में आदमी जो धर्म के लिए चला था, जो धर्म पर और बहुजन समाज के हित के लिए चला था, वो आज बहुजन से हट करके कुछ स्वार्थी जनों तक सिमट गया है। वो भगवान का जन तो बना नहीं और स्वार्थी जन का जन बन गया, और उसने एक के बाद दूसरा अत्याचार करने लगा, और यहाँ तक कि वह उन औरतों का साथ देने लगा जो औरतें किसी का मर्डर कर सकती हैं, चाहे उसको नशा देती हैं, उसको आदत डालती हैं, आदत डालने पर जब उसको नशा ना मिले तो अपने आप मर जाएगा वो, ऐसे हालात पैदा करती हैं। मतलब वो सब ऐसे हालात को, मतलब दे आर मोस्ट एजुकेटेड क्रिमिनल्स, they can conspire in that order that a man suicide himself because of the not getting proper medicine in time. वो ऐसा वातावरण बना करके तैयार करने वाली औरतें वहाँ उनके पक्ष में बड़ा भारी एडिटर थे भाई। हमारे सामना में तो हमने देखा है कि बाला साहब के टाइम पर ऐसा बढ़िया लेख आया करता था कि मालूम देता था पूरा देश बोल रहा है। लेकिन आज
सामना में केवल दूसरों का अपमान करने की बात होती है, दूसरों के लिए सम्मान की नहीं। और देश की बात कम है, ज़्यादातर व्यक्तिगत अहंकार है, गुमान है। और गुमान ये है कि हम गद्दी के हकदार हैं महाराष्ट्र में। अरे भाई, महाराष्ट्र में गद्दी के हकदार तो मराठा लोग ही होंगे। वहाँ के जो मराठे के वहाँ के जो आदमी हैं वही तो वोट देते हैं और वही तो सरकार बनाते हैं। तो वहाँ सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? वो तो महाराष्ट्रियों की बनेगी। महाराष्ट्र में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, वो भी मराठे हैं। हाँ भाई, वो भी मराठे हैं, क्योंकि वो वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। तुम्हारे इलाके के अनुसार, तुम्हारे कानून के अनुसार वो भी मराठे हैं। और इस तरह से सरकार उनकी भी, वो सरकार में उनकी भी भागीदारी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ये कह दोगे कि यहाँ जो बसे हुए लोग हैं वही केवल मराठे हैं। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे के लिए तो ये पूरा भारत महाराष्ट्र था, पूरा भारत महाराष्ट्र था। शिवाजी के लिए भी पूरा भारत महाराष्ट्र था। हमें पता है, दिल्ली में ओखला में यहीं से शिवाजी मिठाइयों के खोखे के अंदर से निकल करके महाराष्ट्र के लिए गए थे। रास्ते में ही तो औरंगाबाद पड़ा था दूसरे से, और सबको शिवाजी ने फतेह किया। तो शिवाजी का महाराष्ट्र कहाँ तक है? शिवाजी का महाराष्ट्र तो पूरा भारत, अखंड भारत है। और शिवाजी जहाँ तक हिंदू हैं वहाँ तक शिवाजी का महाराष्ट्र है। और इसलिए ये छोटी सी कल्पना इनकी बुद्धि में कैसे आ गई है, यही इनकी बुद्धि का पर्याय है। और ये बताता है कि इनके पास वो बुद्धि नहीं रह गई जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली हो, जो शिवाजी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली हो। अब ऐसी बुद्धि आ गई है जो गद्दी से चिपक जाने वाली, उससे कुछ कमाने धमाने वाली और कुछ उसके नाम पर अहंकार दिखाने वाली है। एक से दूसरा अहंकार है। भाई, और भी लोग हैं जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अहंकार तो नहीं दिखाते कि हम किसी का घर तोड़वा देंगे, किसी का मकान तोड़वा देंगे। अगर उनका कोई प्लान है, मास्टर प्लान है, तो वो मास्टर प्लान के अनुसार तोड़फोड़ भी होती है, बनावट भी होती है। मकान टूट जाने से कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा बनाए जा सकते हैं, कायदे से बनाए जा सकते हैं। इफ दे आर नॉट अप टू द मास्टर प्लान, दे कैन बी रीबिल्ट। But does it mean that individual person, because he is opposing you, so you should insult him and you should talk that इसके तो मुंह पे तमाचा मारना चाहिए? अरे, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए तुम औरतों का अपमान कर रहे हो। ये औरतें कौन हैं? ये वही मातोश्री है, मातोश्री। मातोश्री नाम जो तुमने रख रखा है वही औरतों का नाम है। मातोश्री कहीं बाहर से नहीं बढ़ के आया। यही रानावत है, यही महाराष्ट्र की लड़कियां हैं, यही अहिल्याबाई हैं, यही लोग रानावत हैं, यही लोग मातोश्री हैं। इन्हीं का सम्मान बाला साहब ठाकरे करते थे। तुमको कुछ शर्म तो आनी चाहिए। शर्म की बात है, तुम देश के खाली गद्दी के लिए, अरे भाई, गद्दी तो छोटी चीज़ है, तुमको तो पूरे भारत की गद्दी चाहिए। तुमको चाहिए कि भारत की सारी सेनाएं तुम्हारे अंडर में काम करें। एक छोटी सी वहाँ की महाराष्ट्र में दुमदुमी बना करके उसमें ही उलझे हुए हो। कुछ आगे बढ़ो और कुछ आगे बढ़ने की, करने की प्रेरणा रखो। और जिस तरह से तुम अपमानित कर रहे हो, तुमने पहले हिंदुओं के साधुओं को वहाँ मरने दिया और उसके बाद उनके काम को रोक रखा। उसके बाद वो एक लड़की आ गई जो दूसरे को जहर देती थी, उसको बचाने के लिए टाइम में लगाने लगे। उसके बाद एक लड़की ने कहीं तुम्हारा कोई बात पर विरोध कर दिया तो तुमने कहा इसको तो मुंह में तमाचा मारने की आदत लगता है। कंगना राणावत। तो कंगना राणावत को ऐसा कहना, क्या वो वीरांगना नहीं है? क्या भारत की हर स्त्री को अपने को वीरांगना के रूप में स्थापित करने का अधिकार नहीं है? क्या तुम चाहते हो केवल वो अधिकार तुम्हारे तक रहे? अरे भाई निकम्मो, तुम तो सावधान हो जाओ। तुम अपने को सावधान करो और एक अच्छे आदमी बन करके दिखाओ। ऐसे आदमी बनो कि तुम इन स्त्रियों के रक्षक हो। तुम तो इन्हीं पर अपना शासन दिखाने लगे, भक्षक बन गए। तो इसलिए ये जो शिवसेना है, आज की शिवसेना है, ये गद्दी की लोलुप सेना है। इसका नाम गद्दी लोलुप सेना होना चाहिए, इसका नाम शिवसेना नहीं होना चाहिए। शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के टाइम पर थी और उन्होंने उसको इस रूप में बना रखा कि उन्होंने भारत के अंदर बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े काम करके, और तुम अपने को बात तो करते हो बड़ी बड़ी और काम करते हो बहुत छोटे बन के।
ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम तो तुम बूढ़े हैं और काफ़ी बूढ़े हैं, तुम्हारी तरह से न तो हम MP बनना चाहते हैं, ना MLA बनना चाहते हैं, ना कुछ नहीं, और रिटायर्ड होकर के तब साधु बन गए। लेकिन तुमने तो साधुओं की भी हत्या होने के बाद उसकी इंक्वायरी नहीं ठीक से होने दी है। तुम ये गद्दी पर क्यों बैठे हो? गद्दी में बैठने का अर्थ है कि तुम न्याय दो, व्यवस्था दो, लोगों को सबको सुखी रखो, ऐसे अच्छा है। लेकिन तुम तो न हिंदू के हुए न मुसलमान के हुए, किसी के ना हुए, किसी लायक नहीं हो, सेकुलर नहीं हो सके तुम। सेकुलर होने में भी कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया जाता है। तुम तो उसी लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से ब्रेक करते हो। अरे कहाँ है वो BMC है वहाँ का कारपोरेशन, और उसको कह करके तुमने एक लड़की का मकान तोड़वा दिया है। कितनी गंदी बात है ये। इससे मालूम देता है कि तुम्हारे बुद्धि में कितना अहंकार है। इसमें हुंकार नहीं है। हुंकार होती तो मैं तुम पर गर्व करता, लेकिन ये अहंकार जो तुम्हारा है ये तुमको कहीं लूट ले डूबेगा। तुम ऐसा मत समझना कि पब्लिक से तुम ऊपर हो। पब्लिक के वोट से ही तुम आए हो, लेकिन पब्लिक के वोट के तुम अपमानित करोगे। तुम समझते हो कि तुम महाराष्ट्र का वो नाटक फैला करके खाली महाराष्ट्र के लोगों के बेवकूफ़ बना करके उनके वोट ले लोगे। ऐसा होगा नहीं। अब तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है कि महाराष्ट्र के लोग ही तुम पर थू थू करने लगेंगे और वो तुमको छोड़ देंगे। तो इसलिए सावधान हो जाओ। मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, इसलिए जो समझा सकता हूँ वो मैं समझाने के लिए कह दिया, कठोर कह दिया। तुम्हें दुख हुआ होगा, दुख होगा भी, लेकिन मैं दुखी इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। तुमको और कौन रह गया कहने? बाला साहब ठाकरे तो चले गए। बाबा जो पालघर में जो साधु थे, इनोसेंट साधु, जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य से जो है भ्रमण कर रहे थे, वो जा रहे थे, तो साधुओं को जो जिस तरह से जो वहाँ पे कुचला गया, साधुओं की हत्या की गई, कि आखिर किसको जो है वो बचाएंगे और किसका संरक्षण करेंगे? और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, तो इसके लिए कोई जाँच होनी चाहिए थी जो साधुओं की हत्या के मामले में। देखिए, ये साधुओं की हत्या तो इनके ऊपर बड़ा भारी आरोप है, और मैं समझता हूँ उसी पाप के कारण ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। अगर वो इन्होंने न्याय से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन किया होता, उसका बाकायदे इंक्वायरी कराई होती, सब कुछ कराया होता, तो इनके मुंह से जो अहंकार की बातें, औरतों के मुंह पर थप्पड़ मारने की बातें, फिर उनके BMC से कह करके उनका मकान तोड़वा देने की बातें। अरे मकान टूट सकता था, मकान टूटना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मकान दोबारा बन भी सकता है, वो तो नक्शा गवर्नमेंट का पास हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ दिल्ली में तो 90% मकान जो है बिना नक्शे के बने हुए हैं, और दिल्ली में 90% लोग जो है वो अनऑथराइज कॉलोनी में अनऑथराइज रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नक्शे में कोई चीज़ कहीं पर पास नहीं है तो उसके लिए पूरा मकान ही तोड़ दो, और वो भी इलीगल वे में। जाओ रातों रात खाली तुमने लिख रखा है और लिख करके वहाँ उसको तोड़ दो। ये तो ऐसा तो अत्याचार है। देखिए, सेकुलर को ये जानते नहीं। सेकुलर शब्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। हम किसी के प्रति पार्शल नहीं रहेंगे, किसी के प्रति हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ये तो होता है। लेकिन सेकुलर का अर्थ कभी ये नहीं होता कि तुम हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको तुम छोड़ दोगे, या मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है उसको तुम छोड़ दोगे। लॉ को लॉ के ढंग से डील करो। है उसी जगह योगी आदित्यनाथ हैं, इनका ये है, वो लॉ को लॉ के अनुसार डील करते हैं। लाखों क्राइम अगर है और कोई क्रिमिनल है, उसने गलत ढंग से लूट के पैसा इकट्ठा कर रखा है, ये वो उसका जांच कराते हैं, उसके पैसे को अक्यूमुलेशन को भी ख़त्म करते हैं। लेकिन उसका लीगल वे है, उसका एक लीगल सेटअप है, और यहाँ पर कोई लीगल सेटअप ही नहीं है। यहाँ पर तो वो बेचारी लड़की कहाँ हिमाचल से जा कर के वहाँ पर काम की और आगे बढ़ रही थी, और उसने कुछ पैसा भी कमा लिया। तो पैसा कमा लेना अपराध हो गया। दूसरे लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो अपराध नहीं है। आखिर भारत में लोग महाराष्ट्र के लोग होम मिनिस्टर भी रहे, सब जगह उन्होंने पैसा भी कमाया है। तो पैसा कमाना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन पैसा कायदे से कमाया, ईमानदारी से कमाया और उससे आगे बढ़े। तो ये इसी तरह से वो राणावत जो है वो तो गवर्नमेंट की किसी नौकरी पे भी नहीं रही, वो तो अपनी योग्यता से कमाई और अपने ढंग से कमाई, और कोई गलत उस पर आरोप भी नहीं है। रिया की तरह किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। रिया कहती हैं मैं गर्लफ्रेंड हूँ, तो गर्लफ्रेंड भी वो नहीं रही भैया। किसी के बिस्तर पर भी जाकर के साथ में नहीं सोई, को भी बेड भी नहीं रही। लेकिन अगर इनका फेवर इनको ही करना है तो इनको शर्म आनी चाहिए
कि ये किसका पक्ष कर रहे हैं और किसका विपक्ष कर रहे हैं। एक वीरांगना का विरोध करना और एक ऐसी औरत का जो दूसरे को ड्रग देती रही, दूसरों के लिए ड्रग मंगाती रही, इसी औरत का पक्ष लेना। ऐसा तो नहीं है, कंगना रनावत ने जो है जो हमारी जो वीरांगना थी, जैसे उन्होंने जो है महारानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई और वो तमाम जो ऐसा रोल करती थी कि जो हमारे जो है जो वीरांगनाओं का रोल है ना, हमारे सनातन धर्म का रोल था। तो क्या एक प्रकार का जो वहाँ पे भाई भतीजा वाला और एक गैंग जो काम कर रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री में, उनको इससे तो नफरत तो नहीं होने लगी कि ये क्या कर रही है, किस तरह का रोल? आपने सही प्रश्न उठाया है। लोगों को आदर्श सिखाने वालों को न पसंद करने की आदत फिल्म इंडस्ट्री में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सा पैसा इसलिए आता है कि भारत के कल्चर को ख़त्म किया जाए। भारत को कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो पैसा आ रहा है वहाँ पर, वो पैसा इन लोगों को मिल रहा है। और ये लोग जो है वो हम तो नहीं जानते कब दिया जाता है, कब लिया जाता है, क्योंकि ये तो इनका अपना मामला है। ये तो इनका अपना मामला है कि इनको पैसा कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। लेकिन पैसा ये विदेश का जो है वही नुकसान कर रहा है और वो हमारी संस्कृति के खिलाफ लंबे समय से काम करता जा रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता को फिर चिताने की ज़रूरत है। देखिए, एक वो है चैनल है आपका रिपब्लिक भारत में वो लोग बड़ी ईमानदारी से, जबकि सुशांत के विषय में कोई वो एक इतना बड़ा योग्य आदमी था, इंजीनियर भी था, हवाई जहाज भी उड़ा लेता था, दूसरे काम भी कर लेता था और साथ साथ वो IITN था। तो IITN होने से वो कई काम जानता था, लेकिन इतना योग्य होकर के उसने पैसा भी बम्बई में जाके कमाया। अगर उसने पैसा कमाया तो उसने किसी को गलत नहीं किया। अब उसके पीछे एक औरत चिपका देना और उस आदमी को धीरे से मरवा देना, ये जो लोग हैं ये एक कंसील्ड लोग हैं। और इन लोगों का काम होता है, पहले हम लोग कहा करते थे इंदिरा गांधी के टाइम पर कि एक होता था यशपाल कपूर, वो कहते थे कि ही कैन यूज़ वुमेन वेल्थ एंड वाइन अगेंस्ट एनीवन। वो क्या कर सकता था, वुमेन का भी प्रयोग कर सकता था, वेल्थ का भी प्रयोग कर सकता था और वाइन का भी प्रयोग कर सकता था। तीनों का प्रयोग वो कर सकता था। ऐसे ही ये गैंग की गैंग है पूरी बम्बई के अंदर, जो फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर ये तीनों चीज़ों का मिसयूज़ करती है। और मिसयूज़ करने पर अब ये शिवसेना वाले उनके साथ जब खड़े होते हैं तो लगता है ये सब वही हैं क्या। तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए कि अपना एक इमेज, जो ब्राइट इमेज था, जो बाला साहब ठाकरे ने प्रेजेंट किया था, उस इमेज को ये लोग ख़त्म न करें। अगर हम खैर ये मान लेंगे कि इनका ही है ये इमेज, बाला साहब ठाकरे से इसका कोई लेना देना नहीं और इनका कोई संबंध नहीं। इनको गद्दी चाहिए और गद्दी के बाद पैसा चाहिए, पैसा कमाने का टाइम चाहिए। और इत्तेफाक से भगवान चीन ने इनको कोरोना दे रखा है, वो भी ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उसका। कभी वहाँ के लोगों को भगा देते हैं कि तुम बाहर भाग के जाओ, फिर लौट के आओ, फिर यहाँ भीड़ इकट्ठी करो, फिर वह भाग जाओ। ये क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। बम्बई में अव्यवस्था है, disorderly, they are behaving, they are making society without order, and when society is without order, then they say that I am supervising it. What you are supervising? You are supervising your own ill wills. तुम अपनी खुद की बुरी आदतों को बचा रहे हो यहाँ, और इससे बचो। बच करके कम से कम एक बड़े आदमी का नाम तो ना डुबाओ। जो कोरोना का सबसे ज़्यादा मामले जो है महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में। तो कोरोना को प्रॉब्लम न होकर के कोरोना को जो है निदान करने के बजाय जो है वो लोगों का ध्यान भटका। सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस जो है महाराष्ट्र में, तो कोरोना से जो कोरोना के का निदान करने के बजाय यहाँ की सरकार जो है लगातार जो है वो उसका ध्यान भटकाने के लिए और कंगना रनावत के पीछे पड़ गए हैं, और उन्होंने कंगना रनावत को जो है आगे बना दिया गया ताकि लोगों का ध्यान ऐसा एक आखिर में कंगना रनावत के पीछे पड़े हैं। शुरू में तो ये साधुओं वाले चक्कर में साधुओं को इंक्वायरी न्याय न मिले, पहला तो इनका यही एम रहा। दोबारा इनका एम शुरू हुआ कि वो रिया जो है उसको कोई खिलाफत न कर पाए और ये सुशांत को न्याय न मिल सके। दूसरा इनका एम ये रहा। और तीसरा इनका एम बन गया कि अब ये अच्छे आदमियों को तो किसी को, बुरे आदमियों को तो सजा करा नहीं सकते, तो अच्छे आदमी को ये देखना नहीं चाहते।
अब अच्छा आदमी वो कंगना रनावत तो एक वीरांगना की तरह से शुरू से काम करती रही, शुरू से अच्छी अच्छी फिल्में लाई, लोगों के अंदर आदर्श की स्थापना की। जितने भी मॉरल्स का प्रचार करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे उसके खिलाफ हैं, और ये ऐसे थर्ड क्लास हीरो हैं जो जीरो है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आदर्श जो रोल करने वाली वीरांगना कंगना रनावत, उसको संजय राउत जो एक राज्यसभा के सदस्य भी हैं और भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो मंदिर में बैठते हैं, और उनके मुंह से एक नारी के लिए बेहुदी बात निकलती है कि वो हरामखोर है। तो क्या ये अच्छी बात है कि हरामखोर कितने बड़ी बुरी बात है? वो कहते हैं कि हरामखोर, वो नॉर्मली बताते हैं कि मैंने सुन रखा है इनको कहते हुए कि थप्पड़ मार दो, मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए, ऐसा सुन रखा है मैंने टीवी के अंदर। हरामखोर, हरामखोर तो मैंने नहीं सुना, मगर हाँ कहा होगा, जरूर कहा होगा, जरूर कहा होगा। वो हरामखोर लड़की, हाँ हरामखोर लड़की, ऐसा कुछ कहा है। तो ये जो लोग हैं, ये कोई लिमिट नहीं है इनका, ये किस लिमिट पर बोलेंगे और क्या करेंगे। भले इन्होंने सामना पेपर इनका निकल रहा है, इंस्टीट्यूशनल आदमी हैं। देखो आज की राजनीति में जो सामान्य आदमी है, जनता जो है वोट देने वाली, इस जनता का वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसका है जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और पार्टी का नेता बन जाता है, और उसके बाद अनाप शनाप जो अत्याचार करना है करता है। तो ये वैल्यू पार्टी लेवल पर जो अत्याचार चल रहा है ये बहुत ही ख़राब है। इंस्टीट्यूशनल लाइफ इज़ बेटर टू ऑर्गेनाइज पीपल, टू एडमिनिस्ट्रेट पीपल, टू इंस्पायर पीपल, बट इट इज़ बैड to shock people's to shock the interest of the common man। ये बहुत ही ख़राब है।